कांग्रेस की महासचिव और पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी हमारे साथ है। मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। आज जो है कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में शंखनाद हो गया है वोटिंग के साथ जी। सबसे पहले जो है आप किस तरह देखती हैं इस पूरे चुनाव को? भी सबने अलग अलग चीजों के ऊपर अपील की है, आप जनता से क्या कहना चाहती हैं? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव आपके लिए है। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से गरीबी पूरे प्रदेश में दिख रही है, महंगाई से आप इतने संकट में हैं क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं है, इन मुद्दों पर अपना वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए वोट, व्यर्थ मत कीजिए। मैम, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी हैं, संसद में 2 बार बोले, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी को, नेहरू जी को, राहुल जी को उन्होंने घेरा। कांग्रेस को तो ये तक कह दिया कि आपको तो नाम ही बदल देना चाहिए पार्टी का। अच्छा, तो अब बताइए, वो कहते हैं कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, 1984 नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री। तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? भविष्य की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में कितने रोजगार पैदा किए हैं? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में जितने लोगों को कांग्रेस ने की 2 सरकारों ने गरीबी रेखा से उठाया था, अब वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों हो गए हैं फिर से? ये क्यों नहीं बताते? मुझे समझ में नहीं आता उनका ये इतना सनक क्यों है कांग्रेस पार्टी और अतीत से। नेहरू जी को भी वो याद करते हैं चाइना के संदर्भ में। देखिए, सब जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए। सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी की कितनी भूमिका हुई। अब ये आप किसी तरह से इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अब प्रयास करिए, लेकिन सच्चाई तो उभर के आएगी ना। मैम, उन्होंने ये भी कहा कि जब सब जगह पे लॉकडाउन लग रहा था तो कांग्रेस पार्टी जो है फ्री में टिकट्स दे रही थी। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ट्रेन के टिकट्स वहाँ पे दिए मुंबई में। तो खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने फ्री में टिकट दिए, तो हम क्या करते हैं? उनकी तरह हम बैठे रहते हैं अपने घर के अंदर जब लोग नंगे पांव 500-600 किलोमीटर चल रहे थे? कि आपको याद नहीं है कि वो एक माँ थी, इसके सूटकेस के ऊपर एक बच्चा मतलब यूं ऐसे लेटा हुआ था, उसको घसीट के ले जा रही थी सैकड़ों किलोमीटर? आपको याद नहीं है कि वो जो एक 14 साल की लड़की थी, साइकिल पे अपने पिता को बिठा के बिहार तक साइकिल चला के गई है दिल्ली से? मुझे याद है वो दिन, 16-18 घंटे हम लोग जवाब देते रहते थे लोगों को कि किस तरह से हम उनकी मदद करें। मुझे अच्छी तरह से याद है, सूरत में 23 लड़के नौजवान अमेठी के थे, फंसे हुए थे, और जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी फोन पे रोने लग गए। उन्होंने कहा, दीदी हमारे पास अब एक दिन का खाना भी बचा नहीं है, कुछ नहीं है दीदी, किसी तरह से मदद करिए। क्या हम लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं जिस तरह उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ा? मेरे ख्याल से तो हम कर ही नहीं सकते थे, ऐसा कर ही नहीं सकते थे। हमारे देशवासी हैं, उन्होंने देश को बनाया है, श्रमिक है, देश उनके कंधों पर उनकी खून पसीने से बनता है। और जब उनपे संकट आई, आपने लॉकडाउन, एक दिन में लॉकडाउन कर दिया बगैर वार्निंग के। बसें रुक गई थी, ट्रेन्स नहीं थी, कैसे जाते घर लोग? और उनके बारे में हम सोचे ही नहीं। आपकी तरह की आप पीएम हाउस में ही बंद थे पूरे समय के लिए। ये तो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बेरोजगारी की जो है उस पे आप लोगों ने पूरा युवाओं के लिए एक मैनिफेस्टो लेके आए। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी। कितना बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का कि आप डोर टू डोर भी जा रही हैं, आपने लोगों से बात भी करी है। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, सेकंड महंगाई, ये दोनों मुद्दे हैं। आप जहां जहां देख रही हैं आपको नवयुवक दिखेंगे जो क्वालिफाइड भी हैं। कई बच्चों ने अपने एग्जाम्स किए हैं। सब माँ बाप जितने भी हैं आज के दिन में मेहनत किस लिए करते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए। और किया है, ज्यादातर गरीब से गरीब हो, वो इतनी मेहनत करेगा कि उसके बच्चे की शिक्षा हो जाए। अब इतने सारे शिक्षित नौजवान हैं, खाली पद पड़े हैं। 5 साल से आप सरकार में हैं, 12 लाख पद खाली हैं, सरकारी पद। क्या 12 लाख बेरोजगार बच्चे नहीं हैं उत्तर प्रदेश में कि आप इन पदों को 5 सालों में भर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं भरे आपने? अब चुनाव आ रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार देंगे। पिछले चुनाव से पहले आपने कहा रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो रोजगार घट रहे हैं और कोई मदद नहीं है। हमने सोचा कि बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ ऐसे वादे न करें कि हवा में वादे न करें कि 20 लाख तुम्हें नौकरी मिलेगी, 25 लाख नौकरी मिलेगी, जैसे सब लोग करते हैं। मैंने कहा कि देखो,
नवयुवक है, पढ़ा लिखा है, वो जानना चाहता है ये नौकरियां आएंगी कहाँ से, ये 20 लाख रोजगार आप कह रहे हैं कहाँ से आएंगी बताइए। तो आपने देखा होगा ये, तो ये पूरा विधान हमने बनाया किस लिए, ये समझाने के लिए कि हम ये नौकरी कहाँ से लाएंगे। 12 लाख पद खाली हैं, उनको भरेंगे, उसके अतिरिक्त 8 लाख रोजगार हम पैदा कराने में किस तरह से हम क्या नीतियां लाएंगे जिससे ये पैदा हो सके। इसमें बड़ी चीजें हैं, जैसे अगर आप एक नवयुवक हैं और आप बिजनेस खोलना चाहते हैं छोटा सा अपना, उसके लिए आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे मिलेंगे। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी प्रपोजल इसमें है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो इम्तिहान होते हैं, जो परीक्षा होती है इन जॉब सिलेक्शन के लिए, इसमें इतनी आपत्ति है, इतनी समस्या है कि इतना दुख होता है कि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, इनके माता पिता फीस भरते हैं ट्यूशन्स के लिए, फिर आप एग्जाम्स की फीस लेते हैं और ऊपर से उसके बाद मैक्सिमम एग्जाम्स जो हैं या तो रद्द हो जाते हैं या पेपर लीक हो जाता है या कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो ये परिस्थिति बनती है कि एक बच्चा 2-2, 3-3 बार इम्तिहान दे रहा है और फिर उसने इतना जब अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो फिर ऑब्वियसली स्वाभाविक ये है कि वो वेट करेगा कि ठीक है अब नहीं तो कल हो जाएगी नियुक्ति, और साल बीत जाते हैं, उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको ठीक करने के लिए भी हमने इनकी समाधान के लिए हमने एक बहुत अच्छा खाका तैयार किया है कि किस तरह से इनका समाधान होगा। एक कमीशन बनेगा, एक पूरा कैलेंडर बनेगा, जॉब कैलेंडर, जिसमें जितनी भी भर्तियां हैं हर भर्ती के लिए एक अलग कैलेंडर। इसका मतलब है कि आपका परीक्षा आपकी कब है, फिर रिजल्ट कब आएगा। आपने देखा होगा 1.5 साल बाद रिजल्ट आ रहा है। हम कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा दी, 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति होगी। और अगर इस कैलेंडर में किसी ने फेरबदल करने की कोशिश की तो उस पर कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए हम कानून भी लाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस भर्ती विधान में, जरूर पढ़िए और ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें जो भी नौजवान हैं, जो आप अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए। देखिए जो बातें ये सब कर रहे हैं, चर्बी निकालने की बातें, गर्मी निकालने की बातें, इससे आपके पेट में खाना नहीं होगा और इससे आपकी कमाई नहीं होगी। आपकी कमाई तब होगी जब आपके लिए एक ऐसी सरकार आएगी जो आपके भविष्य के लिए सोचे, और इसमें हमने एक पूरा खाका तैयार किया आपके भविष्य के लिए। तो इसको पढ़िएगा जरूर वोट देने से पहले। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, कल राज्यसभा में सरकार ने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि पिछले 3 साल में 9,000 से ज्यादा लोग हैं उन्होंने बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया है, और 16,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने दिवालिया होने की वजह से जो है वो सुसाइड किया है। कैसे देखते हैं? अब देखिए ये जितने भी छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार, चाहे आप रेड़ी ठेले वाले की बात करें, चाहे आप एक्चुअली जो किराने की दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, जिनका छोटा छोटा बिजनेस है, कई जगह जैसे अभी हम मुरादाबाद जा रहे हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं जो एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते होंगे। इस तरह की जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कारोबार हैं, सबसे बड़ी दिक्कत पिछले 5-6 सालों में इन्हीं को हुई है। क्यों? क्योंकि जब नोटबंदी आई तो इसका बोझ उन्होंने ही उठाया। काला धन की बड़ी बातें की गई, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ है, छोटे दुकानदारों का और बिजनेसेस का। उसके बाद नोटबंदी के बाद आपका ये जीएसटी आया, जीएसटी में इनका एक्चुअली खर्चा बढ़ा अकाउंटेंट के लिए, ये वो अलग अलग तरह की जीएसटी, कंफ्यूजन, बड़ी मुश्किल हुई उसकी वजह से। और तीसरी बात कोरोना और लॉकडाउन। अब इन तीनों चीजों से क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा दुख, पीड़ा छोटे और मीडियम साइज के कारोबारों को हुई है और उनके व्यापारियों को हुई है। सरकार ने क्या किया इनके लिए? आप सरकार की नीतियां देखिए और नियत भी देखिए। पूरे जो ये भी बजट जो निकला इसमें क्या था इनके लिए? कुछ नहीं था। जबकि आप बड़े बड़े पीएसयूज अपने 2 मित्रों को बेच रहे हैं, आपने लगभग पूरे देश की संपत्ति 2 लोगों को सौंप दी है और उनके लिए आपकी सारी पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे टेलीकॉम की पॉलिसीज, चाहे पेट्रोलियम की पॉलिसी, उनके लिए बन रही हैं। आप एक पॉलिसी नहीं बना पाए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि देश की रीढ़ की हड्डी यही है।
अगर आप जॉब्स की बात करें तो ये दोनों चीज बहुत ये जुड़ी हुई चीजें हैं। जॉब्स कहाँ से आएंगे? जॉब्स अंबानी जी और अडानी जी नहीं दे रहे हैं। जॉब्स आएंगे छोटे और मीडियम बिजनेसेस से, छोटे और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने से। तो आप सिर्फ इनको मदद करने से आप पीछे हट रहे हैं, ये एक बात है, ठीक है, आपने इनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन आप देश के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आप तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर हमें रोजगार बनाना है और अगर हमें छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है तो हमारी नीतियां उस तरह से बननी चाहिए, जो इस सरकार ने नहीं किया है। और बहुत ज्यादा दुख की बात है, आपने देखा होगा बागपत में भी क्या हुआ जी। मतलब ये तो बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, अभूतपूर्व। पहले कभी मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में ही नहीं हुआ होगा। और किसी की इतनी पीड़ा, और भाजपा का सपोर्टर था वो, उसकी इतनी पीड़ा कि उसको ऐसा करना पड़ा, बहुत ही दुखद है। और मेरे ख्याल से जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, वो समझते हैं इस पीड़ा को, क्योंकि सब गुजर रहे हैं इससे। जब मैं गाजियाबाद गई, नोएडा गई, मैं भी दुकानों के अंदर गई और यही स्थिति पता चली मुझे कि सबकी यही है। कहीं पे एक दुकान में मैं गई, वहां पे उन्होंने कोरोना की वजह से बिजनेस नहीं हुआ, बच्चों की फीस भरनी थी, लोन ले लिया, अब लोन भर नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं दिन रात, सुबह से शाम तक, लेकिन लोन भर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां आई हैं, इसकी ठीक है, जो भी हुआ, कोरोना हुआ, जो भी हुआ, उसकी वजह से अगर आई, आपकी नीतियां, सबसे पहले आपकी नीतियां थी, उसके बाद कोरोना, अब तो मदद करिए। जब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं मदद कर दीजिए हमारी, तो अब तो करिए ना। आपने पूरा ये जो है स्ट्रेंथन करने का ऑर्गेनाइजेशन को, उत्तर प्रदेश सबसे टफ है कांग्रेस के लिए, टफ तो है। और ये देखिए हमारे लिए एक बहुत लंबी जर्नी है एक तरह से, क्योंकि ये शुरुआत है हमारे लिए। पिछले 30 सालों में पहली बार शायद कांग्रेस 400 सीटों पे लड़ रही है। ये एक पहल है और यहाँ से अब हम अपने आप को आस्ते आस्ते मजबूत करते रहेंगे। सब कहते हैं प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब ये क्रिटिसिज्म आते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्रिटिसिज्म नहीं है, मेरा काम है काम करना, मेहनत करना, मेरा काम है संगठन को मजबूत करना। क्यों? सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन संगठन जब मजबूत होगा तभी लोगों की आवाज उठाई जाएगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग तानाशाही चलती है, कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। एक ही कांग्रेस पिछले 2 सालों से लगातार जनता की आवाज उठा रही है और उनको दबा नहीं पाए हैं। तो अगर जितना मजबूत हमारा संगठन बनेगा, उतनी मजबूती से जनता की आवाज उभरेगी। और जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, तो ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे। आप यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया भी जो कांग्रेस के अदर जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स हैं, प्रदेश कमेटीज हैं, वहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना चाहती वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को लगता ही नहीं कि 100 साल में आए। तो भाजपा पे कंसंट्रेट करें, उनको कांग्रेस की इतनी क्यों चिंता है? वो अपनी पार्टी पे कंसंट्रेट करें। वो कभी कहते हैं परिवारवाद, फिर जितने भी नेता पुत्र हैं उनको तो वही ले लेते हैं। यही अगला सवाल था कि उन्होंने कहा कि डायनेस्टी वो उनके भाषण में इतनी बारी डायनेस्टी। अगर आपको परिवारवाद से परहेज है तो आपने इतने सारे नेता पुत्र कांग्रेस से लिए क्यों? आपको तो एक परिवार से परहेज है जिसको आप दबा नहीं सकते, किसी भी हालत में कुछ भी कर लें, और आप जानते हैं, इसीलिए तो आपको इतनी चिंता रहती है कांग्रेस की। अच्छा, इसके साथ साथ एक सवाल जो है वो है कि अजय कुमार टेनी, आप खुद भी गई थी रात को, बहुत सबने देखा कि किस तरह से आप गई और क्या संघर्ष किया, फिर उसके बाद आपको जो है वहाँ पे जेल में भी रखा गया, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर भी आप अरेस्टेड थी। लेकिन लखीमपुर खीरी का जो मसला है उसमें ना तो सदन में बहस हुई, ना ही अभी तक कुछ एक्शन लिया गया। कल प्रधानमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काम चल रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई नैतिकता है, कोई नैतिक जिम्मेदारी है देश के देशवासियों के प्रति, किसानों के प्रति? आपके मंत्री के बेटे ने ऐसा किया, सबसे पहले तो आप तैयार ही नहीं थे कि उसको अरेस्ट भी करें। आप उसके लिए खूब संघर्ष किया, राजनीतिक दलों ने, किसानों ने, तभी जाके उनको आपने अरेस्ट किया। अब मंत्री आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हर फंक्शन में होते हैं, हर स्टेज पे खड़े रहते हैं,
आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी कैबिनेट में है, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? कम से कम वो पूरी कार्रवाई खत्म हो जाए, तब तक रिजाइन करें। तो कोई तो नैतिक जिम्मेदारी होती है ना सरकार की, प्रधानमंत्री की, देशवासियों के प्रति। अब हर समय तो देशवासियों को गुमराह नहीं किया जा सकता। सबने देखा कि क्या हुआ, सबने देखा किस बेरहमी से किसानों को कुचला गया। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो एक चीज है, हाँ ठीक है, वो चल रही है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमेशा रही है ऐसे। मतलब एक जमाना था जब रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता था, रेलवे मंत्री इस्तीफा देते थे। क्यों? कोई जरूरत नहीं थी, वो थोड़ी ट्रेन चला रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी। और हमेशा एक लोकतंत्र में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी देशवासियों के प्रति होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। बार बार मैं कहती हूँ, जनता को मांगनी चाहिए जवाबदेही, क्योंकि अगर ज्यादा सत्ता हो जाती है, अहंकार हो जाता है, तो अंत में सब इंसान ही है ना। तो समझने लगते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मंत्री ने किसी को मार डाला तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने आपके हाथ में बैंड देखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये बैंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके इतने सिक्योरिटी वाले हैं जो साथ में चलते हैं, उनको भी आपने पहना दिया। वो कह रहे हैं उनको नहीं पहना नहीं, उन्होंने खुद पहना, उस दिन बचा रहे थे। नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला हमने पहन लिया, कह रही कैंपेन बहुत ज्यादा हिट हो गया। ही पहना था, मैंने कहा तुम क्यों कहता नहीं मैं पहनूंगा, क्यों नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। कैंपेन इतना बड़ा हिट हो गया है। महिलाओं की बात करते हैं। बीजेपी, योगी जी कह रहे हैं, आज भी उन्होंने अपील किया कि क्राइम फ्री हो गया है, हमने व्यवस्था सही कर दी है, जहां तक कानून का सवाल है उस पे हम देंगे। आप कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हो सकता है योगी जी ये नहीं मानते कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, क्योंकि यहाँ प्रदेश में हर रोज हो रहा है। आप किसी भी महिला से पूछिए, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? क्या आप जब आप दिल्ली से आती हैं, यहाँ पे आप दौड़ती हैं हम लोगों के पीछे, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? हर महिला को मालूम है कि उसकी सुरक्षा की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो चाहती हूँ कि महिलाएं जागरूक बने, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति है, उनमें पहचान नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये बटी हुई शक्ति है और इनको भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की बड़ी कोशिश है और काफी हद तक वो कोशिश सफल भी रही है। मैं कह रही हूँ कि आप महिला होने के नाते आप एकजुट हो जाओ। आपके यहाँ कोई महिला खड़ी हो रही है, उसका अपना समर्थन उसे दो। कांग्रेस पार्टी को इसलिए क्योंकि हम महिलाओं के अधिकार को पहचान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप आधी आबादी हैं तो आपका हक है कि आपकी भागीदारी भी राजनीति में इतनी हो। और सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे रोजगार में 40% सरकारी रोजगार आपको मिलने चाहिए, पुलिस में 25% जो भर्तियां हैं महिलाएं होनी चाहिए, ताकि आप हमारी सुरक्षा बढ़े, ताकि जहां जहां अगर महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, वो पुलिस स्टेशन चाहे उसको महिला मिले तो कम से कम उसकी सहानुभूति तो होगी। तो बहुत बार अब योगी जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो मैंने 90% केस में देखा है कि FIR दर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि अत्याचार करने वाला जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्टेड होता है, उसका कहीं ना कहीं राजनीति से या सत्ता से वो जुड़ा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन उसी की मदद करती है और FIR दर्ज नहीं होता। फिर ऊपर से महिलाओं के कुछ हो गया, महिला के साथ अत्याचार हो गया और लोग कह रहे हैं, महिला की बुराई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसने गलती की है जब अत्याचार उस पे हुआ है। तो ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी अगर महिलाएं समझेंगी नहीं, अगर आप एकजुट नहीं होंगी मेरी बहनें, तो बदलाव कैसे आएगा? आपने एक बहुत बड़ा, इसको रेवोल्यूशन भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है एक तरीके से। आपने कहा कि इलेक्टोरली जो है अब आप लोग सशक्त हो जाइए। आपने 40% महिलाओं को जो टिकट देके फर्स्ट टाइम जो है उतारा है। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, हाउ स्पेशली सबसे पहले तो आप, मुझे गारंटी है कि पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों जिन्होंने कहा कि अरे ये नहीं हो सकता, बट देन आपने कैसे सबको अंदर कन्विंस किया? मेरी पार्टी ने कहा, बाहर के लोगों ने कहा, दूसरी पार्टियों ने कहा, सबने कहा कि मिलेंगी नहीं महिलाएं। और स्थिति एक्चुअली ये बनी कि हर विधानसभा में 4-5 महिलाओं ने अप्लाई किया। ठीक है, पहल है, तो हम देखेंगे कि कितना अच्छा करेंगी, कितनी लड़ने में सक्षम है, लेकिन जो भी होगा, चाहे जीते चाहे हारी, खड़ी होंगी और खड़ी हुई हैं और एक पहल हुई है और अब इससे पीछे नहीं हट सकते। तो अगले चुनाव में और मजबूत हो जाएंगी। वो सीख गई हैं कि किससे मैं हस्तिनापुर गई थी, वहां पे अर्चना जी थी,
तो वो बता रही थी, अपने अनुभव बता रही थी, और मेहनती है, बहुत मेहनत कर रही है बेचारी, इस तरह से बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, और मेरी तो आशा है कि सफल रहे। मुश्किल था सबको ढूंढना, कन्विंस करना आपके लिए? ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जब महिलाओं को पता चला तो खूब महिलाओं ने आवेदन पत्र भेजे, तो मुश्किल नहीं था ढूंढना। आप महिलाओं से इंटरेक्ट? मौका नहीं मिला है, कई जगह हैं जहाँ पे मौका नहीं मिला है महिलाओं को पहले लड़ने का, तो हाँ वहाँ पे संगठन की मजबूती और उनको सपोर्ट देना ये सब तो जरूरी है, लेकिन लड़ रही हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कि इस देश में हमने एक, और वो भी उत्तर प्रदेश में जहाँ इतनी पेट्रियार्की है, यहाँ से हमने शुरुआत की इसको, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो अच्छा लगता है। इसके कर पाई, इसके लिए मुझे थोड़ा गर्व भी है अपनी पार्टी पे। पार्टी पे भी गर्व है आपको? पार्टी से अगर हम पूछें तो आपने एक स्पेशल मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए भी निकाला, उसमें कौन सा ऐसा एक पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम 40% जो आपने टिकट्स का दिया है, जो कि एक बहुत ही यूनिक अशरिन कहा जाए, एक बहुत बड़ा कदम है महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का? इसके साथ अगर एक और आपसे पूछा जाए कि और कौन सा एक है? स्कूटी तो इज हिट, वो तो यंगस्टर्स ने उसके लिए सब इतने, स्कूटी तो हमारे मैनिफेस्टो से लेकर योगी जी ने अपने में भी डाल दिया है स्कूटी, मोबाइल फोन, काफी ऐसे सुझाव थे हमारे जो उन्होंने लिए। इस पे भी मुझे गर्व है कि देखिए, पहले तो महिलाओं की कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी, अब इस चुनाव में हमने मजबूर कर दिया कि आप महिलाओं की बात करो, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हो। तो सारी पार्टियां हैं अब महिलाओं पे के लिए अलग अलग घोषणाएं करने लगे हैं। तो मैं ऐसा एक नहीं निकाल सकती, लेकिन हाँ हर सेहत के लिए, जैसे सेहत के लिए हमने कहा है कि हर जो ब्लॉक में जो पीएचसी होता है उसमें एक महिलाओं के लिए एक अलग कमरा होगा, वहाँ पे महिला डॉक्टर होंगी, वहाँ पे उनको ये सुविधा मिलेगी। फिर शिक्षा के लिए हमने कहा है कि हम कुछ ऐसी पाठशाला हम स्टार्ट करेंगे महिलाओं के लिए ही, जो केंद्रीय विद्यालय के मॉडल पे होगी, जहाँ पे उनका हुनर, उनको भी अपनी सुरक्षा के लिए पूरा एक अलग तरह की शिक्षा मिलेगी। फिर हमने रोजगार में कहा है, जैसे मैंने कहा कि 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे, 25% भर्तियां जो पुलिस में होंगी वो भी महिलाओं को मिलेंगी। महिला अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उनको सुविधा मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। छोटा सा अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहे उसको सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से हर चीज में, चाहे सेहत हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो। सुरक्षा में अहम बात यह है कि हमने कहा है कि अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 15 दिन के अंदर उसके मतलब वो एफआईआर दर्ज न हो, तो जिस अधिकारी ने उसको रोका है उसको हम सस्पेंड करने का कानून लाएंगे। तो हमने ऐसी चीजें, जो हमारा अनुभव रहा है, जहां जहां हम गए हमने देखा कि ये समस्या है, तो उसको सुलझाने के लिए हमने बहुत ऐसे अच्छे सुझाव दिए, और जरूर पढ़िएगा। और ये अपनी आदत बनाइए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं, एक आदत बनाइए कि हर पार्टी से आप पूछें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और फिर देखिए उन्होंने कुछ कहा आपको चुनाव के समय, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो वापस आप उनको मत लाइए सत्ता में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो हम कह रहे हैं उसको पढ़िए, समझिए, सोचिए उसके बारे में, और तभी अपना वोट डालिए। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं और क्विक क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब हम हारते हैं तो समझते हैं कि सामने वालों ने कैसे गुमराह किया। अब ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसको आप कैसे देखती हैं? तो जब कोई और जीतता है तो उन्होंने गुमराह किया, आप जीतते हैं तो, है ना। लास्ट क्वेश्चन, आपकी खुद की जर्नी कैसे रही? क्योंकि ये पहली बार है जब आपके नेतृत्व में पूरे की पूरी पार्टी जुटी और आपने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया कि ये जो है मैं उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से संभालूंगी। हमने देखा कैसे सिंधिया जी चले गए थे, तो पहले आप ईस्ट को देख रही थी, फिर पूरा वेस्ट को आपने संभाला। आपकी खुद की पर्सनल जर्नी कैसी रही? बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर, पहले अमेठी रायबरेली में ही हम रहते थे और पूछते थे आपसे हर बारी की पूरा कब करेंगे, तो आप कहते नहीं अभी यहीं पे है। अब पूरा उत्तर प्रदेश है। आपकी खुद की पर्सनल जर्नी, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव रहा। मैंने बहुत सीखा है सचमुच। मैंने जो जमीनी राजनीति होती है और जो परिस्थितियां हैं, जनता की परिस्थितियां हैं, किस तरह से जी रहे हैं, कैसे कैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सीखा है। संगठन के बारे में बहुत सीखा है। शुरू में बहुत मतलब मैंने सोचा कि सब यंग होने चाहिए, 45 साल के सारे जिला अध्यक्ष बनने चाहिए, और काफी मैंने बहुत बड़े चेंजेस किए। आस्ते आस्ते पता चला कि नहीं, ठीक है,
ये चेंजेस होने चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर होने चाहिए, बड़ों से बात करके, बड़ों की सलाह लेके, बड़ों की का इतना अनुभव है उनको भी जोड़कर, उस अनुभव से समझकर, तो काफी मतलब अलग अलग अनुभव रहे हैं, बहुत अच्छा भी अनुभव रहा है। और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और मेरा अंत में मैं यही चाहती थी कि हम लड़ें और पूरी अपनी ताकत से लड़ें, जितनी भी ताकत है उतनी पूरी ताकत झोंकते हैं और लड़ें, और यही हमने किया है। तो जैसे गीता में भी लिखा है ना कि काम करना है और फल नहीं देखना है, सिर्फ काम काम के लिए अपनी जगह है, तो हम वही कर रहे हैं। मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन बस रह गया। बोथ राहुल जी एंड सोनिया मैम, वो कुछ जब आप जाती हैं कुछ बताते हैं, कुछ टिप दिए थे कि जब जा रही थी कि नहीं कहा था कि फुल कॉन्फिडेंट जाइए? राहुल सर ने क्या कहा था और सोनिया मैम ने क्या कहा था? नहीं, राहुल तो हमेशा बहुत इनकरेज करते हैं, कहते हैं कि जाओ लड़ो, तुम लड़ो, लड़ो तुम लड़ सकती हो, जाओ लड़ो तुम, करो संघर्ष करो, कोई बात नहीं, मुश्किल है तो कोई बात नहीं, और माँ तो माँ है, तो हमेशा अपना ध्यान रखो, क्यों इतना कर, थोड़ा कम करो, थोड़ा रेस्ट लिया करो, खाना खाया है ये नहीं, तो इस तरह का है। थैंक यू। तो ये थी प्रियंका गांधी जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मैं प्रभार द्वाज, आज तक उत्तर प्रदेश।